भारत में मुद्रा कूट की मार। कल आपने मुद्रा और बैंकिंग के बारे में अध्ययन किया, जिसमें कि आरबीआई को पढ़ा, जो कि देश का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल आपने पढ़ा। इसके बाद में और जब कल आपने पढ़ा था, उसमें ऐसा भी नहीं होता कि सब कुछ सार्थक होता है, लेकिन एक श्रृंखलाबद्ध हम आप सभी को चलना होता है। जैसे कि हम यहाँ से अपने घर तक जाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मुझे सुगमता हो, कहीं कठिनाई भी होती है ना। ठीक उसी प्रकार से इस व्याख्यान में भी कहीं समझ में भी आ सकता और कहीं नहीं भी, और कहीं बहुत अच्छा भी कहा जाए। जैसे कि महत्वपूर्ण बैंक की दरें कल हमने बताई, आपके ग्रुप पर भी मैंने कल भेजे लगभग 15 पेज, दोपहर में 2 पेज, और जो 2 पेज भेजे हैं इसके पहले मैंने 159 पेज करेंट इकोनॉमिक्स के भेजे थे, जो कि समसामयिकी आर्थिकी ही था। और आप इन सबको पढ़ते रहेंगे कि ये जो 2023-24 में इसमें जो आर्थिक घटनाएं घटित हुई हैं, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से जब व्यवस्थाएं मिल जाती हैं तो तुरंत 24 घंटे में, अगर रात के 1 बजे भी मुझे दर्शन दिए, मैं 1 बजे भी आपके ग्रुप पर भेज देता हूं कि जब भी जगोगे तब देख लोगे। तो इस तरह से आपको भी लगे रहना है, मेहनत करिए। आज फिर जब हम मुद्रा बैंकिंग, ये हमारा अध्याय पूर्ण होगा, तो मुद्रा और बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो सारे आप पर होंगे। जूम करके जरा फोन में पढ़ जरूर एक एक क्वेश्चन लेना। ये जब प्रश्न आप पढ़ेंगे तो उसकी महत्ता आपको स्वयं समझ में आ जाएगी कि हाँ, कहीं उच्च कोटि का ही ये लिया गया है। ये तो आप खुद देखेंगे। पूर्वावलोकन तो हमने पहले भेजा भी है, उसकी खैर कोई बात नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे तो इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंसियर, और आप लोग कहते हैं कि बहुत अजीबोगरीब, लेकिन बहुत अच्छा विषय होगा। ये सब आपके परिश्रम पर है। खैर, हम अपनी बात पर आते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा है इसलिए मैं आता हूँ। भारत में मुद्रा पूर्ति की माप। भारत में मुद्रा पूर्ति की माप लगभग M1, M2, M3 और M4 के रूप में की जाती है। M1, M2, M4, और पॉइंट टू पॉइंट ही हम आगे बढ़ेंगे। कारण यह है कि इतना समय नहीं है हमारे और तुम्हारे किसी के पास। हमारे पास तो, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। M0 को क्यों छोड़ा जाए? तो देखिए, मुद्रा पूर्ति से आशय होता है मुद्रा की कुल मात्रा से, क्वांटिटी ऑफ मनी। मुद्रा पूर्ति का मतलब होता है मुद्रा पूर्ति की कुल मात्रा। क्या होता है वकील साहब, क्या होता है? मुद्रा पूर्ति की कुल मात्रा से, जो कि अर्थव्यवस्था में लोगों के द्वारा या उपभोक्ताओं के द्वारा विभिन्न रूपों में अपने पास रखी जाती है। मनी सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। M0, M1, M2, M3 और M4, इन 4 रूपों में मुद्रा का मापन होता है, और मुद्रा की कुल मात्रा से इसका तात्पर्य लगाते हैं। मुद्रा पूर्ति के घटक हैं, जैसे लोगों के द्वारा अपने पास रखी गई मुद्रा या करेंसी, जो आपके जेब में, आपके घर में। इसके बाद में व्यापारिक बैंकों के द्वारा रखी गई निवल, मांग जमाएं, ये सब मुद्रा की पूर्ति है। अब ये मुद्रा की पूर्ति कितने रूपों में है? तो वो M0, M1, M2, M3, M4। अब M0 क्या है? यहाँ पर मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में 1977 में पूंजी की आपूर्ति पर गठित समिति, जिसमें 1977 में एक समिति गठित हुई थी, जिसमें मुद्रा पूर्ति के 4 माप बताए गए थे,
1977 में। में एक समिति गठित हुई थी पूंजी की आपूर्ति पर, उसकी अनुशंसाओं पर। M0 को आरक्षित मुद्रा कहते हैं। M0 आरक्षित मुद्रा, रिजर्व मनी। M0 आरक्षित मुद्रा। इसके बाद में M1 मुद्रा पूर्ति का संकुचित तथा सबसे महत्वपूर्ण मापक है। M1 संकुचित, संकुचित लिख लीजिए, संकुचित मुद्रा। संकुचित मुद्रा। इसके बाद में और M1 सबसे तरल भी है, गैस करके M1 जो है सबसे तरल मुद्रा भी है। M4 सबसे कम तरल। M1 सबसे तरल और M4 सबसे कम तरल। ये बात यहाँ पर कि अगर बात आती है कि सबसे तरल मुद्रा तो M1 और सबसे कम तरल मुद्रा M4। M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं, विस्तृत मुद्रा। M3 विस्तृत मुद्रा या व्यापक मुद्रा, विस्तृत या व्यापक मुद्रा। M0 मौद्रिक आधार यानी आरक्षित मुद्रा। और मुद्रा पूर्ति की ये 4 मापें हैं, ठीक है। NCERT में, जो NCERT की पुस्तक है उसमें M1 और M2 को मुद्रा की संकुचित मुद्रा कहते हैं। M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहते हैं। जो NCERT की किताब होगी उसमें ये लिखा है। M1 और M2 को संकुचित मुद्रा, M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहते हैं, जिसमें कि M3 मुद्रा माप का सबसे साधारण रूप है M3 और बहुत महत्वपूर्ण माप भी है। तो प्रश्न होता है कि यहाँ पर मुद्रा पूर्ति के कितने माप हैं? 4, M1, M2, M3, M4। M0 भी लिखा है, तो वो तो आधार है मुद्रा का। क्योंकि जब हम गिनती पढ़ते हैं, हम जब अपनी क्लास में थे, हम कहते हैं गलत ही हम सही, लेकिन हमें पूछने में कौन बुराई, तो हमको आलोचना भी मिलेगी, तब हम उसमें सुधार करेंगे। हमने अपने BA और B.Ed के बच्चों से मैं जरूर ये पूछ लेता हूँ, जब भी मैं B.Ed की क्लास लेता हूँ तो उसमें पूछता हूँ और BA में भी पूछ लेता हूँ कि जरा गिनती सुनाइए। तो चौंक जाते हैं कि अरे बताओ गुरुजी, ये गिनती सुन रहे हैं, ये गिनती तो नर्सरी का पॉइंट है, लेकिन वहाँ भी फंस जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 चालू कर दिया, जबकि गिनती 0 से सिर्फ 9 तक। 0 से 9 तक वावेल्स 5, कॉन्सोनेंट्स, उच्छित, पार्श्विक, लुंठित, हिंदी में स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, हर चीज का एक सीमा है कि इतने अंग्रेजी में अक्षर हैं, इतनी गिनती है, इतनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सम विषम, कोई असीमित तो नहीं है ना। तो गिनती की बात आएगी तो क्या आप 0 से लेके हजार लाख तक चलते रहोगे? आप 0 से 9, इसके बाद चाहे जितनी लिखो। बात समझ गए? ये चीज है। तो मुद्रा पूर्ति की माप हो गई। इसके बाद में अगली चीज है NPA, गैर निष्पादनकारी संपत्तियां। गैर निष्पादनकारी संपत्तियां, NPA। आप अखबारों में देखते होंगे
देखते हैं। और इसका आप नाम सुनते होंगे कि गैर निष्पादनकारी संपत्तियां। तो ये एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए कि एनपीए घोषित कर दे। तो एनपीए क्या है, संक्षेप में मैं बताऊंगा, क्योंकि परिभाषा लिखने को वहां नहीं आनी, इसलिए कि गैर निष्पादनकारी संपत्तियां बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की लेखा पुस्तक पर ऋणों के ऐसे वर्गीकरण को संबंधित करती है। ऋणों का मतलब लोन, जो हम आप लोन लेते हैं बैंकों से, उनको संदर्भित करती है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई। कि आप देखते हैं कि बैंकों में कर्जा ले लेते हैं और बैंकों को कर्ज अदायगी वो वापस नहीं करते। अब वापस नहीं कर रहे तो हम उनको क्या करें, बैंक क्या करे? तो उनको एनपीए घोषित कर दी कि गैर निष्पादनकारी संपत्तियां नहीं हुए हैं एवं मूलधन अथवा ब्याज के अनुसूचित भुगतान पर बकाया के रूप में दर्ज है। यहां तक बैंकों के बाहर सूची लगी कि इतने हमारे कर्जदार हैं, 15 साल से कर्ज नहीं दिए। जबकि वर्तमान में मोदी सरकार ने देश की एक महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि, सुना है? किसान सम्मान निधि कि प्रत्येक किसान को, प्रत्येक का मतलब जिसकी जमीन 25 बीघे से कम, उसको 2,000 नहीं, सबको मिल रही, 25 बीघा भी सबको मिल रही है, 2,000 रुपये, है ना, एक किस्त, और वर्ष में 3 किस्तें। अमाउंट बड़ा है, इसलिए मंथ उसका निर्धारित नहीं है कि किस महीने में भेजा जाए। सरकार के पास जब बजट होता है 6,000 रुपये प्रत्येक किसान को सरकार दे रही है। वो एक सुविधा है कि आप जिस हिसाब से जमीन है आपको पैसा भी मिल रहा है, 6,000 रुपये मिल रहा है, क्यों? एक सहायता है किसानों की। अभी आप देखिए ये डिजिटल भीम ऐप और जो जनधन खाता, इसके बारे में बताऊंगा कि हर व्यक्ति का खाता खुलवाया गया है। सरकार की बहुत दूरदर्शी सोच है। सरकार में जो बैठे लोग हैं, आप जैसे पढ़े लिखे आईएएस पीसीएस, बहुत लंबी सोच रखते हैं कि हमको 20 साल के बाद क्या करना है। जब हम 2030 तक का एसडीजी लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमको प्राप्त करना है, तो इसमें क्यों नहीं, इसमें भी है। ये थोड़ी ना कि सरकार चली जाएगी, काम अधूरा रह जाएगा, वो सब पूरा करना है। वो जानते हैं कि जब हर व्यक्ति का खाता खुला होगा, अगर उसको राशन भी नहीं मिल रहा है तो खाते पे उसके नगद राशि भेज दी गई, तो उससे खरीद सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग के कार्ड भी नहीं बने, जिनको मिलना चाहिए उनको आज भी नहीं मिल पा रहा। तो खाता खुला है जीरो बैलेंस से, मान लिया बहुत समस्या आती कि 1,000 रुपये नहीं है तो जीरो बैलेंस से खुलवा, ठीक है, और ये बहुत आवश्यक हो गया। खैर, तो और दूसरे शब्दों में मैं एनपीए की बात करता हूँ, जिसमें बैंकों के द्वारा वितरित किए गए ऋण का वह भाग जिसका निष्पादन बेहतर नहीं होता है, अर्थात जिस ऋण की किस्त एवं ब्याज का समय समय पर भुगतान नहीं होता है, ऐसे ऋण या ऐसी संपत्ति गैर निष्पादनकारी संपत्ति कही जाती है, जिसका कोई फीडबैक नहीं मिल रहा, कि वो बिल्कुल निरर्थक हो गई, तो इस पैसे का कोई प्रयोग नहीं हो पा रहा है। कि आपने लोन लिया 10 साल से और ना बैंक को वापस किया और ना कहीं कुछ पता नहीं कहाँ जा रहा, और किया भी क्या जाए, सूली पे चढ़ाया नहीं जा सकता है। तो सरकार अंत में हार करके एनपीए में डाल देती है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि बहुत सारे लोग चले गए बैंक से लेकर के विदेश, तो ऐसी संपत्तियों के एनपीए ही घोषित कर दिया जाता है कि गैर निष्पादनकारी संपत्ति। अब देखिए नाम यहाँ पर तो हमको इतना मालूम ही नहीं है, किसी का नाम हम क्यों लें। अब 3 नहीं, 3 हो चाहे 300 हो, या नाम की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में बात आती है विलफुल डिफाल्टर। आपने बैंकिंग की भाषा में सुना होगा कि डिफाल्टर घोषित कर दिया। विलफुल डिफाल्टर इरादतन चूक करता।
आपने अखबारों में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स अप टू डेट अद्यतन विषय। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर डेली का डेली हम अप टू डेट नहीं होंगे तो ये खड़बड़ा जाएगा, ना ही ये बहुत याद ही किया जा सकता है। इसके लिए आपका ब्रेन साफ करना होगा, और ये तभी हो सकता है जब आप अलूल जलूल चीज़ें दिमाग से हटाएंगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों से हमें दूर रहना होगा, और जब हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो जानते हो क्या होगा, तब हम दिमाग से धनी होंगे। थोड़ा भैया खोल दो, थोड़ा सा खोल दो, कोई बात नहीं, इसकी कोई बात नहीं, आप पर सब भेज ही देते, आप सुनिए हमारी बात, ये भी नहीं चलेगा, कोई बात नहीं है। क्या हमारे पास सारे संसाधन पहले मौजूद थे? हड़िया और चाक से लिखते थे, तो इसको आप कमी ना समझें, चली गई, कोई बात नहीं। तो देखिए, इरादतन चूक करता मीन्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। अब डिफॉल्टर कौन है, कौन है बताइए? कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद, अब सोचिए कि उन लोगों को 9-9 हजार करोड़ रुपया ले गए। बात यहां पर अब कहना चाहिए था आपको, वहां पर, यहां वहां पर वाले तो हम भी हैं और क्या, रास्ता देखा करते हैं कि ऋण माफी आवे, है ना। इकोनॉमिक्स 88,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने पहली बार की थी, बहुत लोगों को लाभ मिला था। उसी पद्धति पर उत्तर प्रदेश सरकार 2012 में जो श्री अखिलेश यादव की सरकार और केंद्र सरकार ने भी किया, बड़ा फायदा मिला। स्मार्टफोन, टैबलेट पूर्ववर्ती सरकार ने, इस सरकार ने भी बड़ा समझ गए कि प्रयोग सफल है ना। लेकिन बहुत अच्छी बात थोड़ी। तो कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज को ना लौटाने वाले ऋणी को इरादतन चूक करता कहते हैं। कि इरादा है कि हम चूक जाएंगे, नहीं देंगे, ले लिए अब नहीं देना है, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? विलफुल डिफॉल्टर। कि आपने ऋण लिया और ऋण लौटाने में आप सक्षम भी हैं, ऐसा भी नहीं कि आप ऋण दे नहीं सकते हो, आप लोन चुका सकते हो, और लोन उसी सीमा में मिलता है जिस सीमा में आप होते हैं। कोई ऐसे तो नहीं कि बैंक में गए कि 9,000 करोड़ सीधे दे दिया। भाई आज अगर आप 50,000 रुपये लेते तो 5 बीघे जमीन पर ही तो देता है, ऐसे तो बैंक बड़ी छानबीन करता है। फिर ये ऐसा क्यों हो जाता है? तो किसी न किसी भाई हिसाब से वो देते ही हैं, और इसके बाद में जब इतनी बड़ी कंपनियां हैं उन पर मिला तो वहां पर क्या है, अब नहीं दिए तो क्या करोगे। ऐसी स्थिति को इकोनॉमिक्स में विलफुल डिफॉल्टर और हिंदी में इरादतन चूक करता कहते हैं। बात समझ गए? ऋण प्राप्तकर्ता के भुगतान के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर तथा रुपये 25 लाख से अधिक ऋण का भुगतान न करने वाले चूककर्ताओं को इरादतन यानी विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में रखा जाता है। कि वो सक्षम है और कर्ज लौटा नहीं रही, तो बैंक परेशान तो नहीं कर सकती, क्योंकि एक सम्मान भी होता है। आप कर्जा बैंक को नहीं, आज की स्थिति में तो आपकी जमीन जब्त तो नहीं हो रही है, किसी की नहीं जब्त, ये सब कानून बने हैं ना, तो अब नहीं दे रहे, पड़ा है। फिर सरकार क्या करती है? नए नए कानून बनाती है, बैंक बनाती है। कि जैसे कि आप अभी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कहा 70% माफ, 10 साल से बकाया पड़ा है, 70% माफ। आपने 1 लाख रुपया लिया तो 70% माफ यानी 30,000 कि अब दे जाओ। वो भी सोचता चलो जो भी मिल जाए। अब इसमें बैंक क्या करती है? जैसे आपने बैंक में जमा किया तो एक टर्नओवर होता है, जैसे आप टर्नओवर, जैसे आपने बैंक में दिया तो इस सरकार का टर्नओवर भी होता है, उसके पास और कौन खजाना, यही तो है आपका टर्नओवर।
तो ये चीज है इरादतन चूक करता है, यानी विलफुल डिफॉल्टर। इसके बाद में ये बात समझ में आई कि जो लोग ऋण लौटाने में सक्षम होते हैं फिर भी ऋण को वापस नहीं करते, जमा नहीं करते, कि क्या कर लेंगे, ऐसे लोगों को विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में रखा जाता है। उसमें 25 लाख से ऊपर के लोग, नीचे वाले तो थोड़ा बहुत दे ही देते हैं, क्योंकि बैंक का भी डंडा चलता है ना। इसके बाद में पूंजी पर्याप्तता अनुपात। ये पूंजी पर्याप्तता अनुपात ये क्या है, लिख लीजिए, लाइट तो है नहीं। आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए वर्ष 1992, लिख लो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR डैश 1992, वित्तीय क्षेत्र में सुधार। बस इतने लिखो, ज्यादा लिखने में कंफ्यूजन होगा, ज्यादा मुझसे सुनो खाली, ये तुम्हारी समझ में आ जाए। एडिक्वेसी रेशियो CAR। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए वर्ष 1992 में पूंजी पर्याप्तता अनुपात को अपनाया गया, 1992 में। अब बात ये आती है कि गुरुदेव पूंजी पर्याप्तता अनुपात है क्या? आरबीआई में ये कौन सी बला है? तो देखिए, CAR का अर्थ होता है कि बैंकों को अपनी जोखिम भारी परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के मध्य एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है। जो भी व्यक्ति संस्था एक निश्चित अनुपात बनाकर नहीं चलेगी तो वहां पर उसको कठिनाई होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात बैंकों की पूंजी के जोखिम तय करने का एक तरीका है। CAR क्या है? बैंकों के जोखिम को कम करने का एक तरीका है, जो बैंक के ऋणदान को प्रतिशत में बताता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण है कि यदि पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10% है, कितना है? 10% है, तो इसका अर्थ है कि बैंक ₹100 का ऋण तभी दे पाएगा जब उसके पास ₹10 की पूंजी उसके पास, ₹10 की पूंजी अगर उसके पास है तभी बैंक ₹100 का ऋण दे पाएगा, वरन नहीं दे पाएगा। आज भी तुम चले जाओ बैंक में, फर्जी ITR भर के और टर्नओवर दिखा करके 3 साल का, उसमें भी घपला, 2 बन गया जितना चाहो, अब दे पाते नहीं, वहीं पर बिल्कुल डिफॉल्टर और सब कुछ होने लगता है। आखिर सरकार को इन बैंकों को क्यों मर्ज करना पड़ा? कोई ना कोई तरीका रहा होगा। वो इसीलिए रहा होगा कि जब आपसे मांगा गया कि जरा 5 बैंकों का ले आओ और तुम 50 बैंकों में और लिए पड़े हो, तो सोचा गया सबका मिला देंगे, सब जगह तो आधार से लिंक कर दिया गया है ना, तो वहीं पर थोड़ा थोड़ा विराम लगेगा। तो ये तो बात रही पूंजी पर्याप्तता अनुपात की, और जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है ये आपके ग्रुप पर हम अवश्य भेज देंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, हिंदी इतिहास तो है नहीं कि वो कथा समझ में आ गई, ये भूल जाने की स्थिति में आ जाता है। यहाँ पर बताने के बाद में आप जब घर पर पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजबूत हो जाता है ना। और जो मजबूत है उसको जरूर पढ़ते रहिए, लिख लीजिएगा अलग। इसके बाद में आपने बड़ी बड़ी परीक्षाओं में देखा होगा
अब इसको भारत अभी तकनीकी के क्षेत्र में हमारे जैसे लोग कुशल नहीं, इसमें भी भारत के आर्थिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भारत के विकास में शिक्षा और तकनीकी की बहुत बड़ी कमी है। अगर कि यहाँ की जनता शिक्षित और तकनीकी से सुसज्जित हो तो हम जापान से बहुत आगे हैं। मैंने अपने पे कहा। ठीक, बात अब आती है मूल पूंजी, टीयर फर्स्ट पूंजी और टीयर सेकंड पूंजी। टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि ऐसे प्रश्न आईएएस की ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये पीसीएस में भी पूछ देंगे तो कोई अत्योक्त नहीं। शब्दावली सुनने में और पढ़ने में आपको नई चीज़ जरूर लग रही है, क्योंकि जब हर टॉपिक पकड़ोगे तो उसके बीच की चीज़ें तो लेनी ही पड़ेगी। जब आप ट्रेन में बैठते हो तो टीयर फर्स्ट, सेकेंड, एसी क्लॉज सब ढूंढते हो ना, तो इसमें भी तो है। तो मूल पूंजी या टीयर फर्स्ट पूंजी ये क्या होता है? तो ये सर्वाधिक स्थायी तथा अनापेक्षित हानियों के विरुद्ध तत्काल सहायता के रूप में उपलब्ध होती है। इसको कोर पूंजी भी कहा जाता है। कोर पूंजी तत्काल सहायता के लिए। और इसके बाद में टीयर पूंजी, इसके अंतर्गत घोषित ना की गई संचित निधियां, हाइब्रिड ऋण पूंजी मतलब संकर लोन पूंजी। हाइब्रिड की हिंदी संकर, संकर धान, उसको हिंदी में लिखा हाइब्रिड। अधीनस्थ ऋण प्राप्ति आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये टीयर फर्स्ट पूंजी और टीयर सेकंड पूंजी है। ठीक, इसके बाद में बेसल मानक, बेसल मानक बेसल नॉर्म्स। बेसल मानक ये क्या होता है? देखिए, बेसल स्विट्जरलैंड का एक स्थान है। ये बेसल क्या है? स्विट्जरलैंड का एक स्थान है। बेसल स्विट्जरलैंड का एक स्थान है जहां पर बैंकिंग समस्याओं पर विचार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की जाती है। इकोनॉमिक्स में आप यूजीसी नेट से जो इकोनॉमिक्स नेट का पेपर होता है उसमें आप टीयर फर्स्ट, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, बेसल मानक और ये सब चीज़ें आईएएस के सिलेबस में। पीसीएस में मैंने कहा कि इस बात से आप मुकर नहीं सकते कि ये क्यों पूछ लिया। जब बैंक में है तो पूछा तो है ही, है ना, और जानकारी भी होनी चाहिए। तो बेसल मानक का मतलब होता है स्विट्जरलैंड का एक स्थान है जहां पर बैंकिंग समस्याओं पर विचार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की जाती है, यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS। वो संस्था कौन सी? BIS, जिसका लक्ष्य होता है आर्थिक स्थिरता तथा बैंकिंग विनियमनों का एक समान मानक निश्चित करना। बैंकिंग जो रेगुलेशन है उनका एक समान मानक होना चाहिए और BIS का मुख्यालय बेसल में ही है और ये बेसल स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड घड़ियों के लिए मशहूर शहर है कि नहीं है? आए, घड़ियों के लिए विख्यात शहर कौन सा है? देश स्विट्जरलैंड। वैसे पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत श्रेष्ठ है, कई लोग जा चुके होंगे। BIS का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है?
इसका मुख्यालय कहाँ है? बेसल में, BIS का। और ये बेसल कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। अब बेसल में है क्या? बेसल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बेसल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बस उतना ही आपको बताएंगे जितना आपके दिमाग में जाए, कंफ्यूजन ना पैदा हो। तो बेसल फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड प्रश्न पूछा जाता है कि बेसल फर्स्ट क्या है या सेकेंड क्या है, थर्ड है। तो ये जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? जोखिम प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। बेसल फर्स्ट, बेसल सेकेंड, बेसल थर्ड जोखिम प्रबंधन से संबंधित है, जो कि बैंकों को आकस्मिक संकटों से निपटने के लिए उचित व्यवस्था करने की सलाह देता है। क्योंकि कीन्स का द जनरल थ्योरी 1936 में जॉर्ज मेनार्ड कीन्स, JM कीन्स ने अपनी पुस्तक की रचना की थी द जनरल थ्योरी 1936 में। उन्होंने मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों से की थी, जिसमें एक उद्देश्य था आकस्मिकता का भी उद्देश्य, कि मुद्रा आप किन किन उद्देश्यों के लिए या किसके लिए रखते हो? आकस्मिकता के लिए भी रखते हो। तरलता का भी उद्देश्य होता है और सरलता का भी उद्देश्य होता है। तरलता भी इसलिए कि अगर हमें महमदाबाद जाना है तो 5 किलो गेहूं बांधकर हम नहीं चलेंगे कि किराए की बदले गेहूं दे देंगे, हम 50 रुपये सिक्का देंगे। इतना तरल है। बहने का भी गुण मुद्रा में है कि रुकता नहीं है। हिंदी में कहते हैं बड़ी चढ़ाई। मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी भी। प्रोफेसर CN वकील ने भी कहा है कि मुद्रा एक डकैत के समान। बात सही है। DH रॉबर्टसन ने भी जो कहा है वो गलत नहीं कहा है कि अतिशय मुद्रा विकास नहीं विनाश भी कर देती है। क्या बहुत अधिक मुद्रा बहुत अच्छी बात है? बहुत अधिक मुद्रा कम वस्तुओं का पीछा कर रही है। ग्रेसम ने भी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, जिनके आर्थिक सलाहकार सर थॉमस ग्रेसम, वो भी है, मैं बताऊंगा अभी राजस्व वगैरह में आगे जब आएगा मौका बता देंगे उसमें। तो एक बहुत सारी मुद्रा के बारे में बातें हैं और ज़्यादा इसलिए बताने वाला नहीं कि नहीं तो सपने में कहीं मुद्रा और लक्ष्मी दिखने लगे, और सपने में मुद्रा दिखना ठीक नहीं। परिश्रम दिखना ठीक है, परिश्रम, सरस्वती दिखना ठीक है, लक्ष्मी ठीक है। जितनी परिश्रम करोगे, क्योंकि परिश्रम के पसीने में ही सफलता की मिठास छिपी, इसमें नहीं। ये सब बंद होना चाहिए, है ना? बड़ी मिठास है पसीने में, इसलिए मेहनत करिए। तो बेसल फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड मानक बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। अब बैंक जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क, और ये रिस्क क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बैंकों को आकस्मिक संकटों से निपटने के लिए उचित व्यवस्था करने की सलाह देता है। लोग मुद्रा की मांग भी, मैंने अभी बताया कि 1936 में JM कीन्स ने पुस्तक लिखी थी द जनरल थ्योरी। उसने भी कहा था कि मुद्रा की मांग 3 उद्देश्य से रखी जाती है। आकस्मिकता का उद्देश्य उसमें है कि मान लिया हमें कोई भी दिक्कत हो जाए किसी को, तो घर में 2-4-5 हजार कैजुअलिटी के लिए रखते हैं कि नहीं रखते? तरलता भी है कि मान लिया अटेंडेंट मुझे दिल्ली जाना पड़ गया, तो क्या आप 50 किलो गेहूं बांध के ले जाओगे? इतना तरल है, इसलिए मुझे तरलता का भी उद्देश्य इसमें नजर आता है कि रखना पड़ता है। बहुत आसानी है। और जब बाहर जाते हैं तो RBI के द्वारा निर्गमित
सबसे भारी मूल्य की मुद्रा कौन सी है? 2000 रुपये की नोट, कहते वही दो। लेकिन आज प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, बहुत सारे कार्ड चल गए कि पैसे की भी कोई जरूरत नहीं। इसमें किसको नुकसान है? चोरों को। अब कुछ मिलेगा ही नहीं जेब में। अब कार्ड भी ले जाओगे तो उसका कोई फायदा पाओगे? सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि अब उनकी भी बहुनी नहीं होती। अब आप देखते होंगे कि रास्ते में कहीं कोई घटनाएं इस तरह की घटित नहीं सुना होगा। बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ? अखबारों में नहीं सुने होंगे कि राजनी हो गई, सुना है? बिल्कुल सत्य मैं कह रहा हूँ, ये नहीं सुना। अब ऐसा देश में बाकी ये नहीं घटना है। सब जानते हैं कि सबके पास क्रेडिट कार्ड रखा है। बसों में चलते हो, वो भी कंडक्टर को पकड़ाएंगे, दिया चलो ठीक हो गया, ये होता है। अंगूर वाले भी रखे हैं, है ना? वो अभी मैं बताऊंगा, वो भी आ रहा है। हमने बहुत लंबी लिस्ट लगाई है पढ़ाने के लिए। आपको इधर सामने रख लिया हो क्या क्या पढ़ा, कि कोई चीज छूटने न पाए। समय देखिए, बहुत समय, बहुत टाइम, इतने में तो सब कुछ हो सकता है। तो बेसल मानक भारत के द्वारा, अब उसमें ध्यान दीजिए, ये तो बेसल एक स्विट्जरलैंड में एक स्थान है। BIS संस्था वहाँ पर आयोजन करती है और उसका मुख्यालय बेसल में है, और ये बेसल स्विट्जरलैंड में है, और ये जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। ये तो बात इंटरनेशनल हो गई। फिर भारत के द्वारा 1999 में बेसल फर्स्ट मानक 1999 में, और ये 2009 में, यानी भारत के द्वारा 1999 में बेसल फर्स्ट और मार्च 2009 में बेसल सेकंड मानक को स्वीकार किया गया, जबकि 2 मई 2012 को बेसल थर्ड, 2012 को बेसल थर्ड भारत सरकार के द्वारा स्वीकार किया। अब बेसल फर्स्ट, बेसल सेकेंड, बेसल थर्ड, 1999 में बेसल फर्स्ट, 2009 में बेसल सेकेंड और 2012 में बेसल थर्ड, जो कि जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। इस दिशा निर्देश के अनुरूप बैंकों को, जो आपके यहाँ सार्वजनिक बैंकें 12 है ना इस समय, इन बैंकों को प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राशि से जोखिम फंड का निर्माण करना होगा, जिसका इस्तेमाल संकट की घड़ी में किया जाएगा। हमारे देश नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में कोविड-19 महामारी आई, कह दो नहीं आई? आई कि नहीं आई? पहले लोग कोई भी समस्या होती थी वो कह देते थे, क्या कहते थे? अरे सर्दी जुकाम बुखार, कोई दिक्कत नहीं थी। और आज खैर BP हल्की बीमारी है, अगर कहीं कह दिया सर्दी जुकाम बुखार तो कहेंगे क्वारंटाइन हो जाओ, है ना? बहुत भारी बीमारी हो गई सर्दी जुकाम बुखार, पहले आम बीमारी समझी जाती थी। कोविड-19 जब महामारी आई, सरकार ने पूछा कि कितना फंड है। कारण यह है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा, क्या तो नहीं लगा? लॉकडाउन लगा, काम बंद, उद्योग बंद, सरकारी संस्थाएं बंद, सिर्फ एक डॉक्टर, पुलिस और कुछ ही संस्थाएं बस बारी बारी से खुलती थी, क्योंकि जीवन रक्षा आवश्यक था। इतना बड़ा संकट आ गया। अब ऐसे संकट में ये बेसल काम आता है, समझ गए? ये जो तुम पढ़ रहे हो, अब हो सकता है इसके पहले इसको सुने नहीं होगे, क्योंकि सुने हो RBI, तो जो चीज़ सुने हो उसी को हम क्यों बताएं? तो जो उसके अंदर के तथ्य उनको बताएं ना।
तो बेसल, अब जैसे टीयर फर्स्ट पूंजी, टीयर सेकंड पूंजी, बेसल मानक संक्षिप्त इसीलिए बता रहे हैं कि समझ में आता है। प्रश्न आया कि बेसल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कब अपनाया गया? 1999, 2009 और 2012। ये किससे संबंधित है? जोखिम प्रबंधन से संबंधित है कि आकस्मिकता यानी आकस्मिक संकटों से रक्षा करने के लिए पूछा भी जाता है कि कितना धन है भाई। कोई बीमार जब घर में होता है, पूछा कितना इकट्ठा है, चलो ले चले के जी। जब नहीं होगा तो कहाँ से रखेंगे? ऐसी स्थिति में रखते हैं लोग, है ना। तो जोखिम फंड का निर्माण करना होगा जिसका इस्तेमाल संकट की घड़ी में किया जा सकता है, और ये जोखिम के समय बैंकों में रहता है रिजर्व, है ना। मान लिया अगर कोई आवश्यकता पड़ जाए तब कहाँ जाए वो? तुम तो पड़ोस से ले लिए, बैंक कहाँ जाएगा? तो अपनी व्यवस्था खुद रखेगा। इसके बाद में बिटकॉइन। ये बिटकॉइन क्या है? हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, डिजिटल मनी तो है ही। बिटकॉइन देखिए, बिटकॉइंस, कॉइंस मतलब सिक्का। अब कैसा सिक्का? ये वैसा सिक्का है कि खटकता नहीं, ना इसमें कोई झनकार आएगी। अब आप समझिए, अब ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की शब्दावली है। हमारे यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हैं, उनकी हो सकता समझ में ना आता। मैंने कहा बिटकॉइंस तो पता नहीं क्या है, पढ़ रहे 5 मिनट तक बैठे रहेंगे। जब मैंने बता दिया कि ये ऐसा सिक्का है जो इस पर खटकेगा नहीं, ना आवाज आएगी, तो जाहिर सी बात कैसा होगा? ये एक द्रुत परिवर्तनशील एवं अव्यवस्थित डिजिटल करेंसी है। अब न खटकना न गिनना, काम है खत्म। ये डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइंस एक डिजिटल करेंसी है। इसका आविष्कार सातोशी नाकामोतो ने किया था। ये बिटकॉइंस एक डिजिटल करेंसी है जिसका आविष्कार सातोशी नाकामोतो द्वारा किया गया था। नाकामोतो के पास बिटकॉइंस का पेटेंट है, जिसके द्वारा बिटकॉइंस के प्रचलन की मात्रा को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जाता है। और बिटकॉइंस क्या है? ये आम रुपये पैसे की भांति भौतिक रूप में नहीं होती है कि जो कि मुझको दिखे कि ये 2000 की नोट है, ये 500 की है, 50 की, ये मुझे दिखेगी नहीं, बल्कि एक कंप्यूटराइज्ड कोड के रूप में होती है। समझ गए? कंप्यूटराइज्ड कोड के रूप में होती है, यानी ये डिजिटल करेंसी है, आंकिक मुद्रा है। ये हमें दिखेगी नहीं भौतिक रूप में कि गड्डी भेज दिया, गड्डी मिल गई, तो ट्रांसफर कर दिया। बिटकॉइंस, इसका आविष्कार सातोशी नाकामोतो द्वारा किया गया था। बात समझ गए? इसके बाद में यूपीआई। ये यूपीआई क्या होता है? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
असल में इसमें चल जाता है तो फिर मिटता नहीं, या तो पूरा गायब कर दें। अब रबड़ तो है नहीं, रबड़ ये डिजिटल रबड़ है। इस डिजिटल रबड़ का प्रयोग करने से ये भी हो सकता है पूरा चला जाए, क्योंकि हम तकनीकी रूप से पूर्ण शिक्षित नहीं है। आप लोग भले हों, वही बात है कि जो पूर्ण शिक्षित नहीं तकनीकी, वो यहाँ खड़ा है। और आजकल 5 साल का बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है। तो इस बात पर मैं आपको हंसाता भी हूँ कि जैसे आजकल दीवारों पर प्रचार लिखा होता है, कौन सा, कि रोगी मिले खरा दिन। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम छुड़वाने वाले रोगी बुधवार को पुराने बसंती के पास, है ना। वो मैंने इसलिए कहा है कि आपके परीक्षा का समय निकट है, इन चीजों को आप दूर रख दें, बिल्कुल ना पढ़ें। सिर्फ आप अभ्युदय सीतापुर के ग्रुप को खोल करके उसको पढ़ें। आवश्यक समझे आप प्रिंट निकलवा लें, नोट्स बना लें, और ये कभी ना समझे कि ये पैसा खर्च हो। पढ़ाई के लिए सब कुछ करना पड़ता है, और अगर आज हम कस के मेहनत कर लिए तो कल मैं पूरे जीवन भर आराम करूँगा। और मैं कल भी आपको रोज मैं बताता हूँ, अगर आप आज मेहनत कर लिए तो कल आपको बैठे बैठे आराम होगा, बिल्कुल सत्य। और आज लापरवाही किए तो बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो कि 1 घंटा आने में लगाते हैं। सोचिए कितनी गर्मी पड़ रही है। ऐसे लोगों के लिए तो ईश्वर, अगर ये परिश्रम घर पर भी करेंगे तो उनके लिए ईश्वर का साक्षात वरदहस्त होगा, ये सफल होते हैं। प्रतिभा गांव में भी बसती है। प्रियांशी सोनी जो यूपी में टॉप किया है, हमारे मित्र हमारे साथ में पढ़ाते हैं, श्री मनीष सोनी, उनकी भतीजी, महमूदाबाद सीता इंटर कॉलेज टॉप किया। गांव में 9 साल की थी, पिता खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में टॉप किया, 600 में 590 नंबर। यह प्रेरक शक्ति है आप हम सबके लिए, है कि नहीं है। और खुशी के आंसू आते हैं, ये ना समझना, खुशी में आंसू आते हैं। जिस समय टीवी पर आया कि यूपी में टॉप किया तो उसके घर में सब रो रहे, समझ गए। 2-4 मिनट तो बर्दाश्त नहीं हुआ एक खुशी। अब आप सोचिए कि जिस क्षण 2025 में रिजल्ट आएगा इंटरव्यू का, और यहाँ पर 5 विद्यार्थी हमारे सिलेक्ट हो गए अंतिम, तो कितनी खुशी होगी आपके साथियों। आए अंत तो वो बढ़ते नहीं रहेंगे, कुछ समीक्षा में जाएंगे, कुछ आईएएस में जाएंगे, कुछ लोअर में जाएंगे, कुछ प्रोफेसर भी बनेंगे। मैंने सिर्फ पीसीएस की बात की है, अभी आईएएस में भी कुछ जाएंगे, कुछ प्रोफेसर, मास्टर, है ना। पढ़ना तो है, यहाँ पे सिर्फ 5 की बात नहीं है, 5 ही 500 का आंकड़ा होगा। आप देखिए उस कॉलेज में ज्यादातर बच्चे टॉप किए यूपी में, और सब साफ है पूरा जगह। और महमूदाबाद के कई कॉलेज में भी, तो ये एजुकेशन हब है वहाँ पे। यही अगर वहाँ हो, कम से कम 500 स्टूडेंट बैठा होगा, सही बता रहे, इससे कम नहीं हो, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खैर, यूपीआई की मैं बात करता हूं, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, पैसों के हस्तांतरण के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन इंडिया
एनपीसीआई मतलब राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड, ठीक। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत का भुगतान लिमिटेड संस्था है एनपीसीआई, जो कि पैसों के हस्तांतरण के लिए यूपीआई का प्रयोग करता है। अब ये कैसे करता है? इसने यूपीआई सिस्टम की शुरुआत की। किसने की? एनपीसीआई ने। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम की शुरुआत की है और यह ऑनलाइन पेमेंट को बेहतर आसान बना देगा, क्योंकि इसमें डिजिटल वॉलेट, क्रेडिट या डेबिट की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रणाली तत्काल भुगतान सेवा के स्ट्रक्चर पर कार्य करती है। और रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर जो उस समय थे, रघुराम राजन को ड्यूश बैंक का पुरस्कार दिया गया। बहुत बड़े अर्थशास्त्री और इन्फोसिस के संस्थापक नंदन नीलेकणी, जो कि आधार कार्ड के भी जनक, आपकी जेबों में रखा होगा, नंदन नीलेकणी इन्फोसिस के ये संस्थापक हैं। इन्होंने 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में यूपीआई के कार्यक्रम के दौरान इसे लॉन्च किया था। 11 अप्रैल 2016, 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में लॉन्च किया। अब इतनी कथा हो गई। अब यूपीआई क्या है? पैसे के हस्तांतरण के लिए। क्या है? रुपये पैसों के हस्तांतरण के लिए है, जिसमें किसी भी प्रकार का डेबिट वॉलेट कार्ड कुछ नहीं होता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात कि इसको एनपीसीआई ने लॉन्च किया। फिर लॉन्च कब किया? 11 अप्रैल 2016 को किया। और कहाँ किया? मुंबई में किया। किसने किया? तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन और इन्फोसिस के संस्थापक नंदन नीलेकणी ने किया। और यूपीआई क्या है? पैसों के हस्तांतरण के लिए, जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई डेबिट कार्ड, वॉलेट कार्ड कुछ नहीं लगता है और ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम है। इसके बाद में बात आती है भीम ऐप की। भीम ऐप, इसका नाम सुना होगा। कितने लोगों ने नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना। देखिए, भीम ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कौन है? भूल गए? कल ही बताया था। भूल गए? देखो, कल ही बताया था। आप लोग भूल जाते, बताइए कितनी गलत बात। या तो नाम नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 30 सितंबर 2016 को भीम ऐप, 30 सितंबर 2016 30 सितंबर 2016 को भीम ऐप नामक एक डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। ये क्या है? डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन। डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन, डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन है। और इस भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। भारत
इंटरफेस, भारत इंटरफेस हारमनी ऐप। ठीक, भीम ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर 2016 को भारत इंटरफेस हारमनी ऐप यानी भीम ऐप नामक एक डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। अब भीम ऐप को भी राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई इस पर किसका नियंत्रण होगा? एनपीसीआई का होगा। यानी भीम ऐप को भी राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया। प्रश्न आता है कि इस भीम ऐप को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? एनपीसीआई के द्वारा, राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा। और बिटकॉइंस ये तो पढ़ ही चुके हो, यूपीआई भी पढ़ चुके हो, भीम ऐप। अब यह ऐप स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब भीम ऐप का प्रयोग किस पर किया जाएगा? आप देखते होंगे हर जगह भीम ऐप तो बिल्कुल सामान्य है। और इस ऐप के द्वारा अन्य यूपीआई खाता या पतों पर पैसा भेजा जा सकता है। भारत सरकार की बैंकिंग के क्षेत्र में लोगों की सुविधा की दृष्टि से भीम ऐप बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य। भीम ऐप के माध्यम से आप जानते हैं कि यहाँ पर आप बैठे वो बैठे पैसा सब भेजते हैं, वरन बैंक जाना पड़ता। गलत कह रहे हैं? आपको जरूरत पड़ी, गांव बैठे लगाया, पैसा लिया, चलते बने। कितनी बढ़िया सुविधा। आप सोचिए कितनी दूरदर्शी सरकार 2016 में इसको स्थापित किया, लॉन्च किया, विकसित किया। 2020-19 कोरोना काल में गुजरा, जब ये कहा जा रहा था कि कोई व्यक्ति एक दूसरे को छुएगा नहीं, कहीं कोई जाएगा नहीं, घर से भी नहीं निकलेगा, तो बैंकों में कहाँ टूट पड़े, इतनी भीड़ लगा दी। कितनी दूरदर्शी योजना थी कि इसके माध्यम से लोगों को बहुत लाभ मिला कि बैंकों में लाइन नहीं लगानी। देखो बिल्कुल सत्य बात है। हम कोई सरकार के एजेंट नहीं है, लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं उनको तो प्रशंसनीय और सराहनीय तो कहा जाएगा। हम आप नहीं कहेंगे तो इसको कहने कौन आएगा? सत्य से कभी मुकरना नहीं चाहिए। आज इस लायक आप न होते तो हम कैसे भीम ऐप को पढ़ते, आप बताइए। क्या जरूरत थी हमको अनपढ़ी भीम ऐप को हम पढ़े? लेकिन हम इतने उच्च स्तर के विद्यार्थी हैं, इतनी हाई स्टैंडर्ड का एग्जाम भी देना है, क्या तक पूछ दे कि भीम ऐप को किसने लॉन्च किया, तो बताना पड़ेगा, है ना। और जिन उपयोगकर्ताओं के पास यूपीआई नहीं है उन्हें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC, हर बैंक का IFSC कोड होता है, IFSC और माइकर कोड MICR। आप बैंकिंग पढ़ रहे हो तो जैसे आपका इंडियन बैंक में, यूको बैंक में खाता है, मान लिया यूको बैंक में है, तो उसका पूछते हैं कि IFSC कोड कितना है, तो यूको में उनका भी है, इनका भी है, तो जो ये बता दे वही उनका होगा। जैसे मान लिया यूको बैंक का UCBA 444-385 महमूदाबाद, ठीक, वो उसका IFSC कोड हो गया, एक होता है ना। और मोबाइल मनी आइडेंटिफायर के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं। भीम ऐप एक यूपीआई आधारित ऐप है जो सीधे बैंक के खाते से जुड़ा होता है। कि ये नहीं कि यहाँ पर आप निकाल लिए तो वहां से फट से मैसेज आएगा करते हो। भीम ऐप आपके बैंक के खाते से जुड़ा होता है। इसके बाद में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका भी नाम सुना होगा। कितनों ने नहीं सुना? सबने सुना है, सबने सुना है। अभी जान जाओगे। ऐसा कोई पोस्ट ऑफिस बचा नहीं है गांवों से। देखिए, भारत सरकार की 100% इक्विटी के साथ संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB की स्थापना की गई। कब की गई? 30 जनवरी 2017 को झारखंड और रायपुर में इसे पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। 30 जनवरी 2017 30 जनवरी 2017 को रांची एक पायलट परियोजना के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया था रांची और रायपुर में। रांची और रायपुर में। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ 1 सितंबर 2018 को उसको लॉन्च किया गया। एक पायलट प्रोजेक्ट था कि लाओ देखें, इसकी शुरुआत करें, आगे क्या सराहनीय कार्य हो सकता, कदम उठ सकता है। इसके बाद में 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से इसका शुभारंभ किया। कब शुभारंभ हुआ? 1 सितंबर 2018 को दिल्ली से। 1 सितंबर 2018 को दिल्ली से ताल कटोरा स्टेडियम से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया। और ये क्या करेगा? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अपनी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा, किंतु इसका प्राथमिक ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों पर होगा। आप जानते हैं कि अगर गांव में बैंक नहीं है तो पोस्ट ऑफिस है, वहां पे खाता खुल गया आपका। अब देखिए, गांव में हम बताते हैं आपको, आप गांव में रहते हो मान लिया, तो पोस्ट ऑफिस में लाइन लगी रहती है सुबह। मैं गलत कह रहा हूं कि पैसा मेरा पंजाब से आया है भाई निकाल दो। वो सिर्फ इसी के माध्यम से कि मान लिया पंजाब में नौकरी कर रहे हैं, अगर ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक न होती तो कैसे आपका पैसा निकलता। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये बिल्कुल ना कहें। पहले ठेलिया चलती थी, रिक्शा चलता था, आज आप ई रिक्शा से जाते हो। किसी बात पर ये बिल्कुल ना सोचे। अभी जो मैंने एक उदाहरण दिया था, बहुत जल्द वो भी आएगा। कि वो सब तो छोड़ो, जो फोन की लत है ये नहीं छूट रही। इसका अगर रिचार्ज अभी समाप्त हो जाए तो ऐसा लग रहा है कोई समाप्त हो गया क्या, तुरंत रिचार्ज होना चाहिए। ये बीमारी है। अगर ये बीमारी, और एक चीज मैं बता दूं, ये किताबें रखी हैं सामने, क्या रखी हैं? बंद अलमारी में रखी किताबों ने, बंद अलमारी में जो किताबें रखी हैं इनको निपटा दिया इस मोबाइल फोन में और धूल खा रही। मैं गलत कह रहा हूं? उपयोग खत्म कर रहा है कि चिट्ठी ना लिखो, फोन पर भेज दो, और इसकी उपयोगिता कभी खत्म नहीं हो सकती। ये हमेशा ध्यान रखें कि सिद्धांत ये होना चाहिए कि ये किताबें हमें न देखें बल्कि इन किताबों को कोई देखता रहे। अगर इनको पलटोगे नहीं तो जंग लग जाएगी। आपको जंग नहीं लगती है? अरे लग जाती है, जब पन्ना मोड़ोगे वहीं फट जाएगा। तो इसलिए आप जैसे लाइब्रेरी में आते हैं, पुस्तकालय माइटोकॉन्ड्रिया समझो। हेड है, बिल्कुल हेड, शाखा है, इसी से फूटेगी सब पूरी।
ये पुस्तकालय बहुत बड़ी, मतलब पूछो नहीं कि ये संगम है पूरा। आप विज्ञान गणित सब कुछ पढ़ा करिए, कहाँ मिलेगा हमको? आया करो, समय मिले ना, 15 मिनट घूमोगे, पढ़ लो तरी, कोई किताबें पढ़ते हो विज्ञान की, नहीं मिल पाएगा बात, अवश्य पढ़िए। तो ये हुआ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का थीम वाक्य, अगर यहां पर आपसे मैं प्रश्न करूं, कौन सा प्रश्न करूं? आपका बैंक आपके द्वार। आपका बैंक आपके द्वार, ये थीम किसकी है? अगर ये प्रश्न आपसे किया जाए कि आपका बैंक आपके द्वार, ये किस बैंक की थीम है, तो इसका उत्तर यही है। और ये थीम भारत सरकार की महत्वपूर्ण थीम है कि आप जानते हैं कि भारत गांव का देश है और भारत के गांव में अधिकतर किसान बसता है, खेती किसानी में रहता है। ये ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है कि हम 8 से 5 ड्यूटी करें। अब आप खुद सोचिए, किसान क्या 8 बजे जाएगा खेत में? ऐसे मौसम में वो 8 बजे वापस आएगा। अब आप सोचिए, उसको 12 से लंच करेगा, इसी धूप में गेहूं काटेगा। आप बताइए, सोचिए, अंतर है। ऐसी कंडीशन में सरकार ने क्या काम किया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसमें गांव में इसको बहुत बल मिला कि आए कहे कि भाई 5000 दिन का 6 किलोमीटर शहर नहीं जाना होगा, यानी आपका बैंक आपके द्वार, जिस समय चाहे तुरंत निकलवा ले कि चाचा पैसा निकाल। मैं गांव में ही आपको बता रहा हूं, हम सब तो गांव के हैं, बाहर के नहीं है कि बहुत दूर से आए, अमेरिका से आए। आप ही सबके में से हैं, सब कुछ जानते हैं। इकोनॉमिक्स में जो कुछ भी घटित होता है, बस उसको जागृत प्रस्फुटित करने की बात होती है सब कुछ सामने। क्या आप बिटकॉइंस नहीं जानते कि डिजिटल करेंसी? सब कुछ जानते, सब करते हो, गूगल पे वगैरह। आज कोई भी फॉर्म भरते हो, 2 मिनट में यूपीपीसीएस का फॉर्म ऑनलाइन पैसा जमा हो गया, सब ऑनलाइन ही तो है पेमेंट। तो ये सब ना होता, आप सोचिए कितनी दिक्कत थी कि पहले चालान लाओ, फिर बैंक में लाइन में लगो, 25 रुपया जमा करो, 50 रुपये जमा करो, बड़ी दिक्कत। लेकिन इस दिक्कत का सामना ये पीढ़ी नहीं कर रही है ना, ये पीढ़ी नहीं कर रही है, हमारी पीढ़ी ने किया है ना। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर कोषागार की आवश्यकता होती है कि वहां से बनवा के लाओ भाई, कोषागार से बिल बनवा के। तो ये तो रही बात इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका थीम वाक्य होता है आपका बैंक आपके द्वार, और इसका विजन होता है, विजन दृष्टि, कि आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। आम आदमी के लिए कि जो गांव में रहता है, शहर में रहता है, 1000, 2000, 500 रुपये निकालना है, तो आम आदमी के लिए सबसे किफायती और सबसे सुलभ व्यवस्था है, जो कि आपके द्वार आपकी बैंक खड़ी है। इसके बाद में बात आती है भारतीय महिला बैंक की। भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक, देखिए 19 नवंबर 2013 19 नवंबर 2013 भारतीय महिला बैंक
अब आप सोचिए, का 19 नवंबर को ही मिला था कि हम स्थापना करें? तो देखिए 19 नवंबर हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिवस होता है। उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर जैसे भीम ऐप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भीम ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक उसी प्रकार से 19 नवंबर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिवस होता है। भारत की प्रधानमंत्री रही हैं आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को, और आयरन मैन किसको कहते थे? लौह पुरुष आए, पूरा नाम लिया करो। आधा अधूरा नाम ये हमारे महापुरुष हैं। हम आप सब तो पढ़े लिखे हैं, हम आप ये गलती करेंगे तो हम गेट के अंदर वाले विद्यार्थियों को क्या टोकेंगे? तो हमसे छोटे हैं, है ना? पूरे सम्मान के साथ बड़ा गर्व है ऐसी विभूतियों को जिनके माध्यम से आज हम आप यहाँ बैठे हैं। वरन लगभग 200 वर्ष गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े हुए थे, और ये समझिए 10 मई 1857 मेरठ से मंगल पांडे, और आज तक अब भी संघर्ष चल रहा है। जब कोई काम अच्छा करता है तो पड़ोसी देश उड़ते हैं बाहर। तो हमें सशक्त बनना है, इन महापुरुषों को सम्मान देना है, सम्मान के साथ नाम लेना है, क्योंकि ये हमारी प्रेरक शक्तियाँ। पूरा विश्व दीवाना था स्वामी विवेकानंद का, कह दो नहीं था? आगे पीछे सब दौड़ते थे। क्यों? क्योंकि विद्वता की मिसाल थी, अद्भुत मिसाल थी उनमें। तो बात आती है भारतीय महिला बैंक, जो कि 19 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। 19 नवंबर भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन होता है, उन्हीं के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में। और भारत महिला बैंक, तो इसमें महिलाओं को भी एक सम्मान दिया गया। आप देखते हैं कि चुनाव और हर जगह महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है। तो समाज में महिलाओं को समान अवसर देने और उनके सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपये की ओपनिंग कैपिटल के साथ भारतीय महिला बैंक की स्थापना की है। अब देखिए भारतीय महिला बैंक, जैसे सर थॉमस ग्रेशम ने, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने कहा कि हम नई मुद्रा चलाना चाहते हैं, विमुद्रीकरण करना चाहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 8 तारीख को 8 बजे ये घोषणा कर दी कि ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। बहुतों को नींद नहीं आई कि बैंक किस समय खुलेगी। क्यों? क्योंकि विमुद्रीकरण बंद, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये नोट नहीं चलेंगे। बात समझ रहे हो? तो उसमें क्या था कि जब नई करेंसी चलती है तो उस पर लोगों का भरोसा बहुत कम रहता है। जब 2000 की नोट बाजार में आई तो बहुतों का भरोसा नहीं था, ऐसा उन्होंने नकली ना आए, और 2000 बहुत बड़ी मुद्रा है, बड़ा नुकसान होगा, ऐसा सर थॉमस ग्रेशम ने, जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, और इंग्लैंड के बारे में एक बात और कही जाती थी कि इंग्लैंड का राज्य उदय से अस्त तक था। जब आपके बाबा और दादी पढ़ते होंगे उस समय भी ये कहा जाता था कि क्योंकि लगभग बहुत सारे देश गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, फिर अपनी मेहनत से आज़ाद हुए हैं, और बहुत छोटा देश सबको जकड़े था। कि उनके बारे में कहा जाता था
कि उदय से अस्त तक इसका राज्य है, कि यहाँ भारत में दिन है, यहाँ भी है, और वो भी अमेरिका में भी जकड़े पड़ा है, कनाडा में जकड़े पड़ा है। इस तरह से बहुत सारे देश आजाद हुए हैं। अब पता चला है से हकीकत की वो बहुत कम थे, लेकिन वो पढ़े लिखे थे, सशक्त थे और सब पर राज कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं तो पूरे जिले में राज करेंगे, जब आप पढ़ोगे तब ना, और जब पढ़ोगे नहीं तो राज नहीं कर पाओगे। इस राजयोग को पाने के लिए पढ़ने पे राज करना हो, ये राजयोग है, ये राजयोग राज दिलाएगा, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात ये है कि समावेशन की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई, लेकिन 2016 में इसका विलय कर दिया गया। अब विलय किसमें किया गया? भारतीय स्टेट बैंक में। इसका विलय भी हो गया। अब विलय किस तिथि हुआ? 2016 में। अब किसमें हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय कर दिया। अब क्यों? आप और अपने स्तर की मैं बात बताता हूं, वही जो मैंने कहा कि 2000 नोट की जब नहीं आई तो लोग शंका ग्रसित हो जाते थे, जबकि राष्ट्रीय उपक्रम था। सोचते थे हमारे महिला बैंक नहीं जाएंगे, SBI चले जाएंगे, वहां नया खाता खुलवा लेंगे, है ना। जब कोई नई एजेंसी और संस्था खुलती तो थोड़ा शुरू में शंका की दृष्टि से, जैसे अभी मैं ग्रेसम की बात कर रहा था, तो उसमें भी यही है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देने की प्रवृत्ति रखती है, ऐसा सर थॉमस ग्रेसम ने कहा। अब बाजार में बहुत सारी बुरी मुद्रा चल रही है, आप गौर करिए, जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर करिए कि बाजार में बहुत सारी बुरी मुद्रा चल रही, कटी फटी चिथड़ी सब कुछ। अब कुछ एक अच्छी मुद्रा चला दो, एक नया सिक्का 50 का चला दो, और जिस सिक्के को हम देखे नहीं है, और ई रिक्शा वाला जब मुझे देगा तो हम कह रहे अरे छोड़ो 50 की नोट दो, जो पुरानी चल। क्यों? क्योंकि वो समझ में नहीं आई। अब बुरी मुद्रा पुरानी ले लेंगे घसनी, और वो नया सिक्का 50 का नहीं लेंगे, क्योंकि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देने की प्रवृत्ति रखती है, ऐसा सर थॉमस ग्रेसम ने कहा है, तो गलत नहीं कहा। बहुत बड़े अर्थशास्त्री, खैर वो बात रही उनकी। इसके बाद में लीड बैंक योजना, ये लीड बैंक क्या है? लीड बैंक, लीड बैंक योजना का संचालन RBI के द्वारा 1969 में किया गया। RBI के द्वारा 1969 में किया गया था, और इस योजना का उद्देश्य जिलों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना और प्रत्येक जिले के लिए एक बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है। प्रत्येक जिले में एक बैंक, कोई भी लीड बैंक होती है, और लीड मतलब लीडर, बैंकों का नेता। प्रत्येक जिले में एक लीडर बैंक होती है जो कि इन बैंकों का नेतृत्व करती है। जिस बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है, वह जिला स्तर पर ऋणों की योजना बनाने, सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित वित्तीय प्रबंधन करने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपका नेतृत्व करता है। जिले में जितने भी बैंक है, जैसे आपके सीतापुर जिला है, इसमें भी एक लीड बैंक हो। अब वो लीड बैंक कौन है, ये आप पता करके हमें बताइए, क्योंकि ये तो मैं जानूं कितना तुम रिसर्च कर रहे हो, शोध कर रहे हो। आप प्रत्येक जिले में एक लीड बैंक होती है, आपके सीतापुर में भी लीड बैंक होती है। ऐसा RBI ने 1969 में लीड बैंक योजना प्रारंभ की, जो कि सभी बैंकों के लिए एक लीडर का काम करती, जिले की बैंकों की, यूको, इंडियन, जो भी बैंक हैं उन सब का।
विशिष्ट कार्यक्रमों में अन्य बैंकों को सहयोग करने और उस क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों में समन्वय कायम करने के लिए लीड बैंक अपना प्रमुख भूमिका निभाती है। ये बात समझ गए कि लीड बैंक आरबीआई के द्वारा 1969 में संचालित किया गया और प्रत्येक जिले में एक बैंक लीड बैंक के रूप में कार्य करती है और इस लीड बैंक का प्रमुख कार्य होता है कि वित्तीय प्रबंधन, ऋण और अन्य बैंकों का प्रतिनिधित्व करना। कि अगर डीएम साहब बुलाए हैं तो जो लीड बैंक का है अथॉराइज्ड मैनेजर वो चला गया। सभी बैंकों की भीड़ लगाने की जरूरत नहीं कि सारा जिला काम बंद हो, हड़ताल हो जाएगी फिर तो ये एक आदमी चला गया ये भाई ये फला जिला सहकारी में दिक्कत है, इंडियन बैंक में दिक्कत है, या लोन की क्या समीक्षा है, सब तमाम बातें इसमें आती हैं। इसके बाद में कोर शब्द जो है कोर बैंकिंग, ये कोर बैंकिंग क्या है? कोर बैंकिंग, कोर का मतलब चयनित आधारभूत होता है और इस कोर का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल एक्सचेंज, CORE। कोर का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, रियल टाइम एक्सचेंज। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS करते हो? ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका फुल फॉर्म आपके सीसेट में पूछा जा सकता है ना, पूछा जा सकता है कि इसका क्या फुल फॉर्म है। तो कोर बैंकिंग का मतलब होता है एक नेटवर्क से जुड़े सभी बैंक शाखाओं द्वारा मुहैया कराई जाने वाली बैंकिंग सेवाओं से, कि एक नेटवर्क से सभी बैंकें जुड़ी हैं, वो कोर बैंकिंग कही जाती है और उसमें भी चयनित बैंकिंग व्यवस्था होती है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक की दिल्ली शाखा में रुपया जमा करवाएं तो वही रकम उसी समय आसनसोल, अजमेर, हैदराबाद यानी किसी शहर में एटीएम के द्वारा निकाली जा सकती है। एटीएम के द्वारा निकाली जा सकती है। ठीक है, ये आपका कोर बैंकिंग हुआ। अच्छा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में तो आप जानते होंगे कि इस योजना का मुख्य फोकस था कि प्रत्येक घर या परिवार की बजाय प्रत्येक वयस्क नागरिक है और उस नागरिक का बैंक में खाता होना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है कि हर व्यक्ति का खाता होना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप भी आपकी आती है और जीरो बैलेंस से खाता और बीमा भी है सबका। जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार की है और आप उसका लाभ नहीं ले। तो इसके बाद में जनधन JDAM, जनधन आधार मोबाइल जैम, जनधन आधार मोबाइल जैम, जनधन आधार मोबाइल जैम। ये क्या है? जनधन आधार मोबाइल जैम यानी जनधन योजना, आधार नंबर और मोबाइल बैंकिंग कि आप आधार को मोबाइल से लिंक करते हो। KYC, नो योर कस्टमर, KYC करवा लो कहते, फिर कहते नहीं हो पाएगा, आधार को लिंक कराओ मोबाइल नंबर से। अब आपके हित की बात है, जो विलफुल डिफाल्टर, इरादतन चूक करता, बहुत सारी भ्रष्टाचार, लोग कहते हैं कि रुका नहीं, अरे समय आने दो,
ये सब विराम लग जाएगा, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। कुछ मौका तो दो। अभी कितने साल हुए, भारत बहुत बड़ा देश है। अब जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में टीचर पढ़ाते हैं, जैसे मान लिया हम ही पढ़ाता हूँ, पहले क्या था 50 जगह अनुमोदन करा लो, सब जगह से ले लिया, काम एक जगह चल रहा, बहुत पैसा हो गया। अब विराम लगा, आधार से सब लिंक, काम एक ही जगह करना है। हाँ ये है कि चलो वहाँ जितने दिन गए तो गए, यहाँ आ गए वहाँ, ये चल रहा है। लेकिन अब ये नहीं कि फर्जी वाला दुनिया बन गई। ये आधार, मोबाइल और जन्म, ये बैंक में खाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको जैम नाम दिया गया, यानी इन तीनों के सम्मिश्रण से लागू वित्तीय समावेशन को जैम नाम दिया गया, यानी जन धन आधार मोबाइल योजना। इसके बाद में ये एटीएम आप हर जगह देखते होंगे। भारत में एटीएम को जोड़ने वाले नेटवर्क नेशनल फाइनेंशियल स्विच, यानी एटीएम नेटवर्क का संचालन एनपीसीआई करता है, जो यूपीआई और भीम ऐप का करता है, वही इस एटीएम का भी संचालन करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड करता है, एनपीसीआई करता है। और बैंकों का स्वयं का एटीएम होता है, बैंकों का स्वयं का एटीएम है। और बैठे रहना इधर सामने, तो